बॉलीवुड की एक मशहूर सिंगर है उषा उत्तुप। यह मशहूर सिंगर जिनके गाने और गाने के स्टाइल, उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग है। यह मशहूर सिंगर उषा उत्तुप जी ने एक से एक सुपरहिट गाने गाए हैं, जैसे हरि ओम हरि, दोस्तों से प्यार किया आदि। और हम सभी आज भी उनके गानों को बहुत ही चाव से सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जो फादर हैं वह कौन थे? एक समय में मुंबई पुलिस उसे शेरलॉक होम्स कहती थी, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। और यही वजह है कि उनकी इस हुनर को देखते हुए उस वक्त के सीनियर ऑफिसरों ने उनके पिता को क्राइम ब्रांच में सीआईडी का काम सौंपा और कहा कि आप इसी तरीके से केस इन्वेस्टिगेट करते रहिए। और उनके नाम पर मुंबई में एक से एक केस को सुलझाने का सेहरा है, चाहे वह बॉम्बे सेंट्रल बैंक रॉबरी हो, लॉयड बैंक रॉबरी हो, कुलदीप मर्डर केस हो, चाहे बॉम्बे हाउस रॉबरी केस हो, और एक वो केस जो आज सुनाने जा रहा हूँ, बैद्यनाथ स्वामी। यही उषा उत्तुप जी के पिता का नाम है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। और चूंकि मुंबई में पोस्टिंग थी, इसलिए उषा उत्तुप भी मुंबई में ही पली बढ़ी। उन्होंने पहले बार में गाने गाए, होटलों में गाने गाए, और फिर उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में गाने का मौका मिला था। जिस प्रकार से वह फेमस हुई, ठीक उसी प्रकार के उनके पिता बैद्यनाथ स्वामी भी एक मशहूर पुलिस ऑफिसर थे। और उस वक्त उनका बहुत जलवा था। कहते हैं जब भी कोई बड़ा और उलझा हुआ केस आता, पेचीदा केस आता, तो सीधे क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता था और कहा जाता था कि बैद्यनाथ स्वामी को यह केस सौंपा गया है, वे पक्का सुलझा देंगे। आज की कहानी भी पेचीदा सा लगने वाले केस को सुलझाने की कहानी है। यह कहानी एक लोकल पुलिस स्टेशन की है, जिस जुरिडिक्शन में यह क्राइम हुआ था, और वह इतना बड़ा क्राइम था कि सभी लोगों के साथ पुलिस के भी होश उड़े हुए थे। इस केस में 4-4 लोगों की और एक ही फैमिली में कत्ल हुई थी, और जिनके भी कत्ल हुए थे उनमें से एक की शख्सियत बहुत बड़ी बिजनेसमैन की थी। इलाके में इतना तनाव आ गया था, पुलिस को उस वक्त कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। और जिस पुलिस थाने के अंतर्गत यह मामला आता था, उस थाने के इंस्पेक्टर को भी इस केस को लेकर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। उसके हाथ पैर तक फूल गए थे इस केस को सुलझाने में। उसने अपने सीनियर अफसरों से गुहार लगाई और कहा कि इस केस में बैद्यनाथ स्वामी जी को आप शामिल कर दीजिए, तभी यह केस सुलझेगा। और फिर बैद्यनाथ स्वामी को अपनी टीम के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर पारित होता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि आपको ऐसी कहानी पसंद है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात 1967 की है, यानी कि 1967 की। तब आज के मुंबई को लोग बॉम्बे कहते थे। इसी बॉम्बे में एक परिवार रहा करता था, एक बिजनेसमैन की फैमिली। वे लोग काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे और उनका अच्छा खासा दबदबा था पूरे बॉम्बे में। और यहीं पर बॉम्बे में ही गामा देवी इलाका है, यहीं पर ये बिजनेसमैन रहा करते थे। नाम था मोहम्मद सिद्दीकी चूनावाला। इनका अपना कारोबार था, और उस कारोबार के अलावा इनकी एक कंपनी थी, MS कार मार्ट। तो मिस्टर सिद्दीकी चूनावाला की फैमिली काफ़ी अच्छी और रईस फैमिली थी। ये इसी गामा देवी इलाके में रहा करते थे। 23 अक्टूबर 1967 की बात है। रोज़ाना सुबह सुबह दूध वाला इनके घर पर दूध की बोतल लेकर जाया करता था। पहले दूध कांच की बोतल में आया करती थी, अब तो ऐसा बंद हो गया है शायद। खैर, वो दूध वाला बहुत सालों से उन लोगों को दूध देता आ रहा था। उसका रूटीन यही था, वह सुबह सुबह ही बाकी और घरों में भी दूध दिया करता था।
और यह एक पोस एरिया था जहां वे रहते थे। जिस जगह पर ये रहते थे उसका नाम था टेम्पल व्यू बिल्डिंग। उसी बिल्डिंग में इनका घर था। 23 अक्टूबर 1967 की सुबह दूध वाला उसके घर पहुंचता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। अमूमन तुरंत ही घर का दरवाज़ा खुल जाता था और वो दूध देकर चला जाता था। लेकिन उस दिन कई बार उसने घंटी बजाई, डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। अब चूंकि उसका सुबह का वक्त था, काफ़ी और घरों में भी दूध देना था, तो वह दूध वाला दूध को वहीं पड़ोस में एक शख्स को देकर चला जाता है कि जब साहब लोग दरवाज़ा खोले तो आप इनको दे देना। और दूध वाला वहाँ से निकल गया दूसरे घरों में दूध देने के लिए। अब इसके थोड़ी देर बाद उसी बिल्डिंग का चौकीदार वहाँ आता है और चौकीदार जब आता है तो देखता है कि इस घर का यानी चुनावाला के घर का रसोइया घर के बाहर एक कॉमन रास्ता था वहाँ पर सो रहा है। चौकीदार आता है। अक्सर ये दोनों मिलकर गप्पे मारते थे। उनके आते ही वह रसोइया जग जाता है। अभी ये लोग बातें शुरू ही करने वाले थे कि अचानक उनकी नज़र चूनावाला के बिल्डिंग पर पड़ती है। उन लोगों ने देखा कि बिल्डिंग की एक विंडो से कुछ धुआं बाहर निकल रहा है। वे लोग हैरान हो जाते हैं। फौरन रसोइया चौकीदार को लेकर भागता है यह देखने के लिए कि यह धुआं कहाँ से आ रहा है, कहीं आग तो नहीं लगी। अब धुआं उसी विंडो से आ रही थी जहां चुनावाला का घर था। अब दोनों ही अंदर जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही वे लोग घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर का दरवाज़ा तो बंद है, पर इत्तेफाक से दरवाज़ा इस तरीके से बंद था कि वो पूरी तरह से बंद भी नहीं लग रहा था। दूध वाला घंटी बजाकर चला गया था। उसने दरवाज़ा को धक्का नहीं दिया था, वरना दरवाज़ा खुल जाता। धुआं देख दोनों परेशान और बदहवास दरवाजे पर हाथ मारते हैं और दरवाज़ा खुल गया। अब जैसे ही ये दोनों अंदर गए, वहीं सामने लेफ्ट के साइड में किचन था। उन्होंने देखा कि किचन की तरफ से धुआं उठ रहा है। अब चूंकि खानसामा जो रसोइया था उसी घर में काम करता था, इसलिए बेधड़क वो चौकीदार के साथ किचन की तरफ भागा। वहां जाकर देखता है कि उसके अंदर से कुछ धुआं उठ रहा है और वहां पर बहुत सारे कपड़े और पुराने न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। तो उसने ध्यान से देखा तो देखा कि किचन का जो गैस सिलेंडर है वह भी लूज है। अब उसने उसको टाइट किया। अब वापस अंदर आता है अपने साहब लोगों को आवाज़ देते हुए, लेकिन जैसे ही अंदर आकर पहले कमरे में कदम रखता है तो देखता है कि वहाँ से भी धुआं उठ रहा है। और फिर उस कमरे के अंदर देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। चीखें सुनते ही पास में खड़ा चौकीदार भी झांक कर देखने लगता है तो उसकी भी चीखें निकल आती है। दोनों बदहवास बाहर भागते हैं और बाहर आने के बाद तुरंत गामा देवी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। असल में उन दोनों ने जो देखा वह बहुत ही विभत्स था। घर के अंदर 4 लाशें पड़ी थी और हर लाश के ऊपर कुछ कपड़े, कुछ न्यूज़पेपर पड़ी हुई थी। और इसकी नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि जब किचन में इसने पहले गैस को बंद किया तो वहाँ पर भी कुछ पेपर और कपड़े थे, तो उसने कुछ पानी डालकर वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की। जब आग बुझने लगा, धुआं थोड़ा कम हुआ तो एक पेपर और कपड़े के नीचे से उसको एक हाथ दिखाई दिया। पहले उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब वह कमरे के अंदर गया तो बाकी की लाश भी उन लोगों को दिखी। खैर, अब गामा देवी पुलिस स्टेशन को कॉल किया गया था, इसलिए थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। उस वक्त गामा देवी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे सब इंस्पेक्टर शिवाजी देशमुख। शिवाजी देशमुख का भी अपना एक रुतबा हुआ करता था। शिवाजी देशमुख मौके पर पहुंचते हैं, छानबीन करते हैं। इसके बाद पता चलता है कि जो 4 लाशें थी वह 4 लाशों में से एक सिद्दीकी चुनावाला की थी, एक उनकी बीवी रोशन की थी, उनके 4 साल के पोते साजिद खान की थी और एक घर में काम करने वाली मेड एनी फर्नांडिस की थी। लाश को देखने से साफ था कि इन चारों के ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया गया है और इन चारों लाशों को जलाने की कोशिश की गई थी।
कुछ पुराने अखबार और घर के ही कपड़े उठाकर और उस पर आग लगाकर। हालांकि उससे धुआं निकला, लेकिन आग ने शायद जोर नहीं पकड़ा, तो वो लाश जली नहीं और धुआं पहले ही दिख गया। अब चारों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थोड़ी ही देर में यह खबर आग की तरह पूरे गामा देवी में फैल गई कि चूनावाला फैमिली के घर से 4 लाशें निकली है और सिद्दीकी चूनावाला का कत्ल हो गया है। उस वक्त वो एक बड़े बिजनेसमैन थे, शहर में उनका नाम था। और फिर अगले दिन के अखबारों में हेडलाइन थी कि चूनावाला फैमिली मर्डर केस में 4 लोगों का कत्ल, एक ही घर में, एक ही घर के छत के नीचे। क्योंकि इस तरह के क्राइम उस वक्त में बहुत कम हुआ करते थे और यह 60 के दशक की बात थी, तो लोगों को बड़ा गुस्सा भी आया। गामा देवी के आसपास और जितने भी चूनावाला को जानते थे, वे लोग कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर देते हैं। पुलिस टीम पर पथराव हुआ, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। मजबूरन पुलिस को उस इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन कोई क्लू, कोई सिरा मिल नहीं रहा था। तब लास्ट में जो सब इंस्पेक्टर देशमुख थे, उन्हें लगा कि यह ज़्यादा दिन तक इस केस को आगे यूं ही तफ्तीश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है। बड़े बिजनेसमैन का कत्ल, वह भी एक नहीं 4-4 लोगों का। तो इसके लिए कुछ तेज तर्रार दिमाग वाले पुलिस अफसर चाहिए जो इस केस को सुलझा सके। तो आखिर में एएसआई देशमुख ने अपने सीनियर अफसरों से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि यह मामला बड़ा है, तो अगर आप उस वक्त जो बैद्यनाथ स्वामी थे, जो अब डीसीपी प्रमोट हो चुके थे और क्राइम ब्रांच में तैनात थे, और उनके अंडर में बाकायदा एक पूरी टीम थी, और क्राइम ब्रांच के बड़े केसेस या अनसुलझे केसेस जिसमें थोड़ी भी मुश्किल या पेचीदा मामला होता था, उसको सुलझाने का काम किया करती थी। तो एएसआई देशमुख की सिफारिश पर सीनियर अफसरों ने बैद्यनाथ स्वामी को कहा कि बैद्यनाथ स्वामी साहब, आप इस केस को भी देख लीजिए। तब तक मुंबई में उनका जलवा था। शेरलॉक होम्स के नाम से लोग उनको पुकारा करते थे। उनके पीछे केसेस की एक लंबी लिस्ट थी। उन्होंने सिर्फ अपनी बारीक और छोटे छोटे सबूतों को पकड़कर तेज तरार दिमाग की वजह से सुलझाया था। एक बैंक रॉबरी ऐसी हुई थी जिसमें सारे पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और उन्होंने सिर्फ एक स्कूल जाती हुई बच्ची जिसने एक टिप दिया था कि उसने एक कार देखी थी उस बैंक से दूर एक पार्किंग के जगह पर, और उस कार से उस बैंक रॉबरी को सुलझा दिया था जो सुलझ नहीं रहा था। तो खासियत यह थी बैद्यनाथ स्वामी की कि वह एक प्योर पुलिस वाले थे जो ग्राउंड नेटवर्क पर बिलीव किया करते थे, और उनका यह भी मानना था कि तब तक किसी को गिरफ्तार ना करो जब तक कि उसके खिलाफ ऐसे सबूत ना हो कि अदालत से वो छूट जाए। तो यूं ही अपने ड्यूटी के बाद वे घूमते रहते थे। किसी चाय वाले के पास बैठ जाते, किसी दुकान में रहते, कहीं यही राहगीर बनकर भिखारियों के साथ, और वहाँ से वह इन्फॉर्मेशन निकालते थे जो इनके काम आता था। ये उनके काम करने का तरीका था। तो इसी महारत को देखते हुए अब सीनियर अफसरों ने बैद्यनाथ स्वामी को इस केस पर लगा दिया। अब वो और उनकी टीम इस केस की जांच करती है, एक तरह से मदद करती है गामा देवी पुलिस की। जब ये टीम पहुंचती है तो सबसे पहले घर का मुआयना करती है कि घर में क्या क्या था। वहाँ पर कुछ सारी चीज़ों की तो वो फिंगरप्रिंट्स भी उठाते हैं। कुछ फिंगरप्रिंट्स पहले ही पुलिस की टीम उठा चुकी थी। इधर जैसे ही फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आई, उसके बाद मैच किया गया तो पता चला कि घर के फ्रिज में, दरवाजे पर और बाकी जगहों पर, इवन किचन में भी जितने भी फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं वो मरने वालों में से किसी के नहीं हैं और अनजान हैं। यानी कि शक यही था कि ये कातिल के फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। अब उसके बाद उन्होंने घर की छोटी छोटी चीज़ों को टटोलना और देखना शुरू किया कि इस घर में क्या क्या है। तो यह करते करते आखिरकार जब तलाशी ले रहे थे
तभी एक शर्ट पर उनकी नज़र पड़ती है। उस कमीज पर खून के धब्बे थे और वह कमीज बेड के नीचे था। तो उन्हें लगा कि पक्का ये कातिल का है। जिस तरीके से उसने मारा है और घर में खून ही खून था, तो ये उसी का कमीज या शर्ट हो सकता है। और फिर उसने शर्ट को उतार दिया होगा, क्योंकि बाहर भी जाना था। लोग खून से सनी कमीज को देखेंगे तो शक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने ध्यान दिया कि उसी बेड के पास एक और शर्ट है और उस पर भी खून लगा हुआ है। अब 2 कमीज उनके हाथ में हैं, लेकिन उस कमीज से कातिल तक कैसे पहुंचे? तभी उन्होंने उस शर्ट और उस कमीज को ध्यान से देखा तो देखा कि उस कमीज के ऊपर एक लॉन्ड्री का मार्क लगा हुआ है। अक्सर धोबी अपने ग्राहक के कपड़े एक दूसरे से मिल ना जाए, इसलिए वो एक मार्क लगा देते हैं। तो वो लॉन्ड्री का मार्क था। तो उन्होंने देखा कि पहली शर्ट जो मिली थी उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, AI, और बीच में कुछ जो अल्फ़ाबेट थे उसको काट दिया गया था और आखिरी में Z लिखा हुआ था। तो सिर्फ 3 शब्द थे, AI एंड Z। Z और AI के बीच में 1-2 शब्द ऐसे थे जिसको शायद जानबूझ करके हटाया गया था ताकि कोई पहचान ना सके कि यह है क्या। और जो दूसरी शर्ट मिली थी उसमें AI और SBH, इसके भी 1-2 शब्द बीच से गायब थे। तो अब 2 कमीज, 2 लॉन्ड्री का मार्क और उस मार्क पर AIZ और AISBH। अब जब यह कमीज देखी तो बैद्यनाथ स्वामी साहब उर्फ शर्लॉक होम्स, उन्हें यकीन हो गया कि यह कमीज कातिलों की है। और फिर उन्होंने घर की इधर उधर तलाशी ली तो देखा कि अलमारी का सारा सामान घर पर इधर उधर बिखरा हुआ है। ज्वेलरी बॉक्स सारे खाली हैं। कैश जहां रखी होती थी वह तिजोरी भी खाली है। तो समझ गए कि रोबरी का मामला है, लेकिन हो सकता है कि रोबरी दिखाने की कोशिश भी की जा सकती है। अब 2 कमीज और लॉन्ड्री का एक मार्क, और वो भी आधा अधूरा, बीच से काट दिया गया ताकि वह पहेली सुलझ ना सके। अब इसी के सहारे उन्हें कातिलों की तलाश करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने पता करना शुरू किया कि इनका रूटीन क्या था, कल रात को क्या हुआ, सुबह में क्या हुआ। तो पता चला कि यह जो पूरी फैमिली थी, एक रात पहले डिनर के लिए बाहर गई थी, उसके बाद रात को लौट आई, फिर घर में ही थी, और उसके बाद सुबह हुआ, दूध वाला आया, तो रात से लेकर सुबह तक की फिर और कोई कहानी नहीं थी। दूध वाले ने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं, दूध वाला चला गया। तो अब कुल मिलाकर कहीं से कोई जानकारी, कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि कातिल कौन हो सकता है। पूछताछ की गई। अब बिजनेसमैन है तो शायद बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, लेकिन जो बाकी रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिसका नाम लिया जा सके। बाकी बिजनेस में कंपटीशन भी कारण हो सकती है, लेकिन ऐसा जो जान ले ले, वो भी पूरे परिवार का, उसमें भी 4 साल का एक बच्चा, एक उनका पोता, उसकी भी जान ले ले, ऐसा तो दिखता नहीं। बैद्यनाथ साहब अपने केस में लगे हुए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये मामला सिर्फ रोबरी का नहीं है, ये कोई ऐसी दुश्मनी का बदला है जिसको दुश्मन ने ले लिया है और रंग कुछ और दिखा रहा है। लेकिन उस दुश्मन तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? सिर्फ 2 शर्ट और उस पर लॉन्ड्री का मार्क। उन्होंने अपनी टीम को लगाया और उन्होंने कहा कि एक काम करो, पहले तो इसी इलाके के, यानी जो गामा देवी के आसपास के इलाके हैं, वहाँ कितने लॉन्ड्री वाले हैं उनका पता करो। क्या किसी का मार्क इस तरीके से अल्फ़ाबेट से होता है? गामा देवी के आसपास उन्होंने पूरा छान मारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यह कहीं से मिला ही नहीं कि कोई ऐसा मार्क इस्तेमाल करता हो। अब उन्होंने कहा कि चलो और देखते हैं, थोड़ा बाहर निकलकर इस इलाके से। तब उन्होंने आसपास के और इलाकों को देखना शुरू किया। तो
तो भी नहीं मिला। लेकिन खोजबीन जारी रही, क्योंकि उनकी जिद थी कि यह लॉन्ड्री मार्क किसी ना किसी लॉन्ड्री शॉप से होगी ही, और इसकी पहली भी यहीं से सुलझेगी। और आखिरकार ढूंढते ढूंढते शहर के 12 ऐसे लॉन्ड्री मिले जो इस तरीके का मार्क लगा करके अपने कस्टमर को कपड़े दिया करते थे। अब उन 12 लॉन्ड्री को सर्च करना था। एक एक करके सर्च करना शुरू किया गया, कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन आखिरकार उन 12 में से एक लॉन्ड्री वाले से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उसने वह मार्क देखा। उसने कहा, साहब, यह हमारी शॉप का है। इस लॉन्ड्री शॉप का नाम था JMSC लॉन्ड्री। इस शॉप के ऑनर ने कहा कि हाँ, यह मार्क हमारा है। उनको दिखाया गया, उनसे कहा कि यह पूरा नहीं है, कटा हुआ है, AIZ नहीं, इसके बीच में एक और शब्द है, और AISB, इसके बीच में भी एक दो और शब्द हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं देख करके बतलाता हूँ। उनके पास सब कुछ डिटेल होती है, कौन सा मार्क किसके लिए इस्तेमाल किया गया था और उस व्यक्ति का नाम क्या है, वे लोग सारा कुछ लिख कर रखते थे। तो उन्होंने अपनी रजिस्टर निकाल करके उस नाम को देखना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, साहब, हमारे लॉन्ड्री शॉप में बराबर ही 2 कस्टमर अक्सर अपने कपड़े धुलवाने आते हैं, और यह दोनों मार्क हमने उन्हीं को दिए थे। अब शॉपकीपर ने दोनों का नाम बताया। जैसे ही वो नाम को वैद्यनाथ स्वामी सुनते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहते हैं, चलो एक और केस सुलझ गया। इसके बाद वे दोनों नाम वाले व्यक्तियों को ढूंढा गया, पर वे लोग घर पर मिले नहीं। करीब 12 दिन लगे। उनके पीछे लोगों को लगाया गया और वे फरार थे। तो यकीन हो गया कि वही दोनों कातिल हैं। 12 दिन के बाद आखिरकार दोनों हाथ में आ गए, और जब हाथ में आए तो दोनों ने कहानी सुनाई। दरअसल लॉन्ड्री वाले ने जो 2 नाम बताए थे, उसमें से एक नाम था बाकर हसन और दूसरे का नाम था असद। असद नाम सुनने के बाद वैद्यनाथ स्वामी चौंके नहीं, लेकिन बाकर हसन का नाम सुनकर वे चौंक उठे, इसलिए कि इस कत्ल की तफ्तीश करने के दौरान उन्होंने चूना वाले के परिवार और उनके मुलाजिम, उनके घर आने जाने वाले हर एक लोगों की पूछताछ की थी। उनके नाम पते नोट किए थे, और उसी दौरान उन्हें एक नाम पता चला था, और वो नाम था बाकर हसन का, जो उनका पूर्व का ड्राइवर था। पहले कभी ड्राइवर रहा, लेकिन किसी बात पर झगड़ा हो गया। उसकी शायद ड्यूटी ठीक नहीं थी, और चूना वाला ने उसे उसके पैसे देकर गुड बाय कह दिया था। लेकिन बाकर हसन को लगा था कि उसके पूरे पैसे नहीं मिले हैं। तो एक रोज वह पैसा मांगने के लिए चूना वाला के पास गया। तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे सारे पैसे दे दिए। और जब वह दूसरी बार पैसे मांगने के लिए गया, तब उसके साथ उसका कजन भी था, जिसका नाम असद था। दूसरी बार जब बाकर पैसा मांगने लगा तो चूना वाला ने कहा कि मैंने तुम्हारे जितने पैसे निकलते थे उससे डबल तुम्हें पैसे दिए हैं, लेकिन अब तुम इस घर में मत आना और अपनी सूरत मत दिखाना। कजन के सामने चूना वाला के मुंह से ये शब्द सुनकर बाकर हसन को बेइज्जती महसूस हुआ, और उसने कहा कि मेरे कजन के सामने इस तरीके से मालिक ने मेरे बारे में बोला है। और बस यह बात उसके दिल में बैठ गई। उसने कहा कि इसका बदला लूंगा। फिर उसने अपने कजन को तैयार किया, बोला इस बेइज्जती का बदला लेना है। और इसी के बाद 23 अक्टूबर 1967 को चूना वाला के घर गया। उसे चूंकि मालूम था, लंबे वक्त तक ड्राइवर रह चुका था, कि घर का रूटीन क्या होता है। ये दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। देर रात दाखिल होने के बाद एक एक कर चारों को तेज हथियार से मारते हैं। उसके बाद घर में रखे करीब लाखों रुपये के उस वक्त के जेवर और कैश 10,000 रुपये, 1967 में यह बहुत बड़ी रकम थी, वह सारी चीज़ें लेते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि कत्ल तो कर दिया, लाश किसी को ना मिले तो इसे जला देते हैं। तो फिर उन्होंने घर में जितने न्यूज़पेपर थे, घर में जितने कपड़े थे,
चादर थे उन सबको इकट्ठा किया और चारों लाशों पर रख दिया और उसके बाद पहले माचिस से आग लगाई, फिर उधर सिलेंडर को ऑन कर दिया था। गैस ऑन हो जाए तो आसानी से जल जाए और क्या पता घर ही उड़ जाए। फिर इन दोनों को ख्याल आया कि हम दोनों जिस शर्ट में आए थे कत्ल करते वक्त वह पूरी कमीज खून से सन गई है, तो इन्होंने अपने दोनों कपड़े उतारे, शर्ट को उतार करके बेड के नीचे फेंक दिया। अलमारी खोली और इत्तेफाक से उस अलमारी में नई कमीज चूना वाला की थी, वह भी लॉन्ड्री से धुल कर आई थी। उन्होंने उसको पहना और पहनने के बाद वहाँ से चले गए। घर पर अब जब यह सारी चीज़ें हो गई तो पूछा गया, अच्छा यह बताओ कि अगर तुमने लॉन्ड्री के मार्क को मिटाने या काटने की कोशिश की थी तो पूरा नहीं 1-2 शब्द ही तुमने क्यों काटा? इस पूरे शर्ट को जला ही देते। इतना अगर दिमाग में था कि इस लॉन्ड्री मार्क से तुम पकड़े जाओगे तो शर्ट को या तो अपने साथ ले जाते या जला देते। तब बैद्यनाथ स्वामी भी हैरान रह गए उन दोनों की बात सुनकर के। उन दोनों ने कहा कि हमें तो यह मालूम ही नहीं था कि कोई ऐसा लॉन्ड्री का मार्क हम अपने साथ शर्ट में लेकर घूम रहे हैं जो हमारे पकड़े जाने की वजह बन सकती है। यह मार्क तो पहले अपने आप ही मिट गया या टूट गया, वो धागा का था इसलिए हट गया। दोनों की किस्मत ही खराब थी। बोला हमने कुछ किया ही नहीं था। हमें तो अगर जरा से भी पता होता कि इस मार्क से हम पकड़े जाएंगे तो हम इस शर्ट को पहले जलाते या फिर अपने साथ ले जाते। तो वह एक एक्सीडेंटल था। जानबूझ करके हमने उसका कोई अल्फ़ाबेट छेड़ने की कोशिश नहीं की थी, हटाने की कोशिश नहीं की थी। खैर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। 4 नवंबर 1968 को कोर्ट ने 4 कत्ल के मामले में बाकर और असद इन दोनों को सजाए मौत सुनाई। यह बैद्यनाथ स्वामी का आखिरी केस था, क्योंकि वो 1939 में सर्विस में आए थे, इसलिए उसी पद से रिटायर हो गए। उनका डीसीपी के पोस्ट से आखिरी केस चूनावाला का केस था, और वो केस जिसमें उन्होंने ना सिर्फ लॉन्ड्री मार्क से एक केस को सुलझाया बल्कि दोनों कातिलों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाए। तो बैद्यनाथ स्वामी का यह रूप या उनके बारे में यह असलियत थी। बस आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।